मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। देखिए आज की क्लास में हम जो शंकरन हमारा टॉपिक चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड सेल संयोजक बंध में, उसी शंकरन को हम एक सारणी के रूप में किस तरह से एक कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, या फिर एक ही टेबल के अंदर हम सारे के सारे क्या शंकरन थे, क्या उनमें शंकरित कक्षक बन रहे थे, किस प्रकार के कक्षकों को परस्पर मिश्रित किया गया था, वो सब चीज हम एक ही जगह पे देखेंगे। उनके उदाहरण वगैरह जो भी आते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखिए सारणी हमको बनानी है समन्वय संख्या। जैसे कि अलग समन्वय संख्या के लिए अलग अलग शंकरन होता है, शंकरन का प्रकार होता है और क्या उसकी ज्यामिति रहेगी, क्या एग्जाम्पल है और क्या उस एग्जाम्पल के बॉन्ड एंगल बॉन्ड वगैरह रहेंगे, ठीक है। एक करके हम उसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है शंकरन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो शंकरन हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था एसपी शंकरन के बारे में। तो आपको सारणी कुछ इस प्रकार से बनानी है कि पूरा लेंथ में सारी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले देखिए समन्वय संख्या यानी जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट कॉलम में आपको ये बनाना है। अगले में आप बनाएंगे शंकरन का प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे कक्षक, ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है स्ट्रक्चर या ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री, ठीक है। अगले में आप लिखेंगे बंध कोण, बॉन्ड एंगल, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण कि कौन सी जो उदाहरण है वह इस प्रकार की ज्यामिति या फिर इस प्रकार के शंकरन का हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी सेकेंड, 1 तो होता ही नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या फिर समन्वय संख्या 2 है, उसमें आपको पता होगा समन्वय संख्या 2 का मतलब है कि यहाँ पर दो शंकरित कक्षकों का निर्माण होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, ठीक है। इस सिचुएशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर sp शंकरित कक्षक कहा जाता है। अच्छा ये वाली जो सारणी है, अच्छा यहाँ पर जो है गैप मेरा थोड़ा सा कम आया है, तो मैं इसको साइड लेना चाहूंगी क्योंकि ये वाला जो टेबल है ये बड़ी बननी है, इस वाले कॉलम को आपको बड़ा बनाना है। ठीक है, तो पहला हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एसपी, ठीक है। एसपी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यहाँ पे देखिए जो कक्षक की अगर हम बात करें तो एक एस है और दूसरा पी जेड है। जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी तब मैंने ये बताया था कि ये वाला जो कक्षक होता है वो पी जेड कक्षक होता है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, रेखीय, लीनियर, रेखीय, लीनियर
ठीक है, तो इसके हमने कुछ उदाहरण भी किए थे, जैसे कि एक उदाहरण तो मुझे इससे याद आ रहा है BeCl 2 किया था हमने इसमें, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी एक उदाहरण है sp श्रृंखलन का, यानी इसको लिख सकते हो C2H2। ठीक है, ये हो सकता है, ये एक उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे जो पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए वो है sp। sp में आएगा एक s होता है और दूसरा होता है pz। रेखीय यानी लीनियर यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाती है, दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, नोट करें इसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 समन्वय संख्या 2। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यानी यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हुए होंगे और 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो sp2 जैसे कि यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा है, एक s है और 2 p है। कौन से p थे ये? एक तो था px और दूसरा था py, वही आपको मेंशन करना है, px py। ठीक है, तो sp2 में ज्योमेट्री या ज्यामिति क्या थी? त्रिभुजीय या त्रिकोणीय, कुछ भी कह लें। ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर जो होता है उसमें एक्स अगर सेंटर में है तो इस तरह से बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, और यहाँ पर एंगल हो जाता है 120 डिग्री का, आपको पता होगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनता है। और अगर, अच्छा वो एग्जांपल बताने से रह गया वो, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने बोरॉन के एग्जांपल किए थे BF3। BF3 इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा एक कार्बन के लिए भी एग्जांपल किया था हमने इसमें, जो था C2H4 का। ठीक है, यानी यहाँ पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उस वाले केस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण मौजूद होता है। ठीक है, नोट करें, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर या तीसरी समन्वय संख्या के लिए उदाहरण। ठीक है, इसमें मैंने आपको कई सारे एग्जांपल करवा दिए थे। इसमें हर टॉपिक के हर प्रकार के मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए थे। आपको चारों ही एग्जांपल अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जैसे बताया समन्वय संख्या 3, तो समन्वय संख्या 3 के लिए जैसे BF3 आप कर चुके हैं, और ये वाला जो है जिसमें 2 केंद्रीय परमाणु है, कार्बन वाला जो है, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। इसके अलावा अपन ने एक टिन वाला भी एग्जांपल किया था और एक सर्कल का भी एग्जांपल किया था। SnCl2 भी हो चुका है और SO2 भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल हुए, आपको एक बात के नाम तो पता होने चाहिए।
एक था sp3 और दूसरा था dsp2। अच्छा, लास्ट में ये जो वर्ड्स हैं वो कट रहे हैं, तो मैं आपको जो डिक्टेट कर रही हूँ आप उस हिसाब से देख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर इथीन लिखा है, तो इथीन का CH2 कट गया है, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रकार है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। और 4 कोऑर्डिनेशन में दो टाइप्स बन सकते हैं। एक तो होता है sp3 जो कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरा होता है dsp2। ये सिंपल नहीं था, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। आपने पढ़ा था इसको, इसमें कॉम्प्लेक्स आते थे और कॉम्प्लेक्स के लिए हम पूरा ही डिफरेंट मेथड यूज करते थे, आपको याद होगा। तो फर्स्ट वाला जो केस है sp3 की हम बात कर रहे हैं, दोनों में जैसे मैं बताया कि दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समन्वय संख्या 4 है। तो इस वाले केस में 1s 3p px py pz। ठीक है, इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स हो गए हैं। नीचे वाला जो केस है इसमें dx² - y² है, एक s ऑर्बिटल है, नेक्स्ट है px और ये है py। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इस वाली की ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी। जैसे कि हमने मान लिया एक x है जिससे 4 बॉन्ड पेयर अगर जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं कि जुड़े हुए हैं y y y और ये y। ठीक है, स्ट्रक्चर तो देखिए हमने बेसिकली पहले ही बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक बार इसको रिकॉल करने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपके पास एक ही प्लेस पे सारी चीजें मौजूद होंगी। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि अगर sp3 था तो टेट्राहेड्रल था, यानी चतुष्फलकीय था, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये ऑर्बिटल्स थे, एग्जांपल ऐसा था, और बॉन्ड एंगल क्या थे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें एक ही प्लेस पे मिल जाए, इस वजह से मैंने ये वाला जो लेक्चर है इस टेबल के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है dsp2 का। तो देखिए dsp2 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतल जो ज्यामिति है वो बनती है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको नजर आ रहा होगा जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सेंटर मैंने जो भी एटम है उसको x माना है, और जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उसको मैंने y माना है। सारे ही स्ट्रक्चर में ऐसे किया है। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल आपको पता होगा, टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाता है, जबकि नीचे वाले केस में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर का एग्जांपल आता है, सबसे बेसिक एग्जांपल हम भूल गए, मीथेन CH4 तो सबसे पहले आएगा।
था। इसके अलावा PH3 भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने H2S भी पढ़ा था। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सभी sp3 के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नीचे वाले केस देखें। 4 समन्वय संख्या के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए DSP2 जिसमें वर्ग समतल या फिर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा था, जो एग्जांपल मैंने आपको उसकी भी करवाए थे, एक तो था लीगल वाला और सेकंड एग्जांपल हमने किया था इसमें प्लैटिनम का PtCl4 2-। ठीक है, नोट करें इसे। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मैंने एक साथ दोनों करवा दिए हैं, तो ये जो है वो सेपरेट है, मिक्स मत कर देना। ठीक है, अंतर क्या है यहाँ पर, एक डी ऑर्बिटल हो गया, इसमें तीनों पी थे, इसमें 2 पी रह गए। बेसिकली दोनों ही एक ही प्रकार की समन्वय संख्या के एग्जांपल हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 4 है, फिर भी कितना अंतर है आपको नजर आ रहा होगा। एक में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरे में हम कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ लें, दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यामिति अलग हो गई है। ज्यामिति अलग क्यों हुई है, ज्योमेट्री अलग क्यों हुई है? क्योंकि जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे वो अलग है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं था, जबकि इस वाले केस में डी ऑर्बिटल आ गया। यहाँ pz नहीं है या pz मौजूद है। ठीक है, तो इस रीजन से सारा का सारा जो है खेल ही बदल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे 5 समन्वय संख्या या 5 समन्वय संख्या के लिए किस प्रकार से हम सारणी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक देखिए हमने 4 समन्वय संख्या या फिर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तक तो केस ये रहता है कि यहाँ पर एक ही प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जो संकेत कक्षक बनते हैं वो एक ही जैसे बनते हैं, लेकिन जब हम 4 के बाद पहुंच जाते हैं 5, 6, 7 में, तो वहां पर 2 प्रकार के संकेत कक्षक बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 टाइप्स के होता है। एक तो होता है भूमध्य, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटोरियल, और दूसरा होता है एक्सियल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अक्षीय। जो भूमध्य होते हैं वह एक तल में मौजूद होते हैं, यानी मैं कहना चाह रही हूँ जैसे कि अगर ट्रायंगल बायपिरामिडल हुआ या फिर हिंदी में कहें त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, तो त्रिभुज एक तल पे होगा, जबकि इस तल के ऊपर नीचे एक्सियल बॉन्ड मौजूद होंगे। जो इस तल में आते हैं वो कहलाते हैं भूमध्यी बंध, और जो ऊपर नीचे आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली मौजूद होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है। अभी देखिए बेसिकली आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, तब तक तो ये 90 डिग्री का है, आगे चल के हाई क्लास में ये 90 डिग्री का भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी तक तो आप इतनी ही नॉलेज रखें इसकी, 4 तक आप नोट करें। नेक्स्ट हम 5 के बारे में हम बात करते हैं।
किया 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है sp3d का, और यहाँ पर भी एग्जांपल हो सकता है spt3। मतलब डी आगे पीछे कौन सा वाला आएगा, कौन सा पहले आएगा, वो वाली चीज हो जाती है कि ऐसा आएगा पहले कि डी पहले आएगा। तो जो ऊपर वाला केस है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए एक एस है और 3 पी है, 3 है तो तीनों की तीनों ही आ जाएंगे, जबकि जो डी है वो यहाँ पर होगा dz²। क्लियर? पर नीचे का जो केस है उसमें मैंने आपको बताया था कि dz² नहीं है, ये है dx² - y²। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके हमने ऑर्बिटल्स बता दिए हैं। जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें हम बात कर रहे हैं sp3d की, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। दोबारा से लिख देती हूँ। ट्रायंगल बाय पिरामिड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा, अभी जस्ट एग्जांपल बताया था ना मैंने, एक ट्रायंगल होगा जो कि एक प्लेन में ही बॉन्ड रखेगा और इस प्लेन के ठीक ऊपर नीचे दो एक्सियल बॉन्ड मौजूद होंगे। तो अगेन यहाँ पर भी हम सेंटर में एक्स को मान लेते हैं और इस तरह से आप बॉन्ड्स दिखाएं। ठीक है, एक बाई ऐसे जुड़ गया, एक बाई नीचे की साइड जुड़ गया। अच्छा, अब लास्ट वाले के लिए स्ट्रक्चर तो बचा ही नहीं है, स्पेस नहीं है। चलो ठीक है, वो तो हम बाद में कर लेंगे, पहले आप इसको नोट करें। यहाँ पर आ गया ट्रायंगल बाय पिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको पता होगा कि कौन कौन से बॉन्ड एंगल बनते हैं। जब ट्रायंगल की बॉन्ड पेयर की मैं बात कर रही हूँ, बंदी परमाणु की अगर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर एंगल आता है 120 का, जबकि यहाँ आएगा 90 डिग्री का। तो लिखते हैं इस चीज को 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन जो नीचे वाला केस था, यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनी थी वो बनी थी स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर बना था जिसके सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में थे और एक एक्सियल बॉन्ड था जो इस प्लेन के ठीक ऊपर मौजूद था। लिख देते हैं इसके बारे में भी। पिरामिडल यानी वर्ग, पिरामिडीय। ठीक है, इस तरह से बनेगा और इसका जो स्ट्रक्चर है उसे मैं साइड में यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगेन एक्स हो गया, यहाँ पर वाई बॉन्ड्स दिखा दें, वाई जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड आप ऊपर की तरफ दिखाएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड एंगल है वो सारे के सारे सेम होते हैं 90 डिग्री के, यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाते हैं। तो ये वाला जो केस है वो मैंने आपको जस्ट
दो लेक्चर पहले ही करवाए हैं, तो आपको उसका आंसर तो पता ही होगा कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा। NiCl का होल 4 2 माइनस, ठीक है, ये किया था हमने, सॉरी CN5 था, CN5 और ऑक्सीडेशन स्टेट था 3 माइनस। और जो फर्स्ट वाला केस है sp3d का, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है PCl5 का। और भी किए होंगे पर PCl5 आप याद रखें, ठीक है, नोट करें इसे। यहाँ पर दो टाइप की ज्योमेट्री होगी सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। PCl5 इस वाले का एग्जांपल हो गया, जबकि नीचे वाला जो केस है जिसमें dx² - y² आ रहा है, उसमें ये वाला एग्जांपल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई एक और एग्जांपल हम देखें तो ये हो जाएगा SF4 एग्जांपल आएगा, ठीक है, ये भी एग्जांपल होगा इसका, नोट करें। ठीक है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो गई थी लास्ट में, इसको देख लेना। NiCl का Cn के बाहर ब्रैकेट में लिखा है 5 और पूरे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर मैंने लिखा हुआ है 3 माइनस, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है, नोट करें। तो देखिए यहाँ पर 4 समन्वय संख्या या फिर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है और 5 समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो दो प्रकार से विभाजित हो जाता है। दोनों की ही अलग प्रकार की ज्योमेट्री बनती है, एग्जाम्पल भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। सिर्फ ये दो केसेस में होता है, एक तो 4 के लिए और दूसरा 5 के लिए। बाकी केसेस में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि जो स्ट्रक्चर है या फिर ज्योमेट्री जो भी हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। तो उसको नोट करें सबसे पहले तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं समन्वय संख्या 6 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पर आएगा sp3d2 ठीक है,
अच्छा पहले ज्यामिति ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल जो कि मौजूद होगा एक्सियल बॉन्ड्स में भी और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में भी। ठीक है, तो एंगल देखिए बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, नोट करें इसे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 6 समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो डी ऑर्बिटल है वो है dx² - y² और दूसरा है dz²। ठीक है, सिंपल सा है, बस आपको इसको सारणी में लिखना आना चाहिए कि हम अगर एक ही प्लेस पे सबको एक साथ देखना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी कक्षक आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, बाकी तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि अष्टफल की ज्यामिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जब समन्वय संख्या 6 है तो इसके अलावा समन्वय संख्या 6 है तो यहाँ पर अष्टफल के अलावा कोई और ज्यामिति नहीं बन रही है। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण आ रहा है बॉन्ड एंगल। अच्छा उदाहरण रखिए इसके SF6 IF5 CLF5। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं इसके और ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। जैसे कि SF6 है तो SF6 में एक S अगर इस तरह से हम लगाते हैं तो ये F हो जाएगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में बना चुकी हूँ पहले भी, मैं बस आपको सारणी बनाना बता रही हूँ कि सारणी में अगर हम एक ही जगह सब चीजों को लिखना चाहें तो किस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे सबसे आसान एग्जांपल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर की उपस्थिति नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जबकि आयोडीन और क्लोरीन के केस में दोनों में ही एक एक लोन पेयर आता है, तो लोन पेयर की वजह से ज्यामिति में विकृति आती है। अच्छा, आपको ये चीज अब तक तो समझ में आ गई होगी, जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा, जिससे ज्यामिति में विकृति बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है तब तक तो ज्यामिति वही रहेगी जो कि उस शंकरण के लिए होनी चाहिए, हाइब्रिडेशन के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा विकृति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नोट करें इसे। ये हो गया आपका एग्जांपल या फिर प्रकार जिसमें समन्वय संख्या होती है 6। इसके बाद हम देखेंगे समन्वय संख्या 7 के लिए किस प्रकार से हम सारणी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समन्वय संख्या जो 6 है उसके लिए Sp3D2 होता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक केस और बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि D2Sp3 शंकरण बने। ठीक है, पर यहाँ पर जो कक्षक है वो समान ही रहते हैं दोनों ही केस में, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, D पहले आए या बाद में आए, dx² और दूसरा आता है dx² - y², दूसरा आता है dz²। ठीक है, दोनों ही केस में जो डी कक्षक है वो समान रहते हैं
और समान रहने की वजह से ज्यामिति जो है वो आपको पता होगा, जब कक्षक समान है, ठीक है, जब कक्षक समान है दोनों ही केस में, तो ज्यामिति हमेशा समान ही रहेगी, वह अष्टफलकीय बनेगी, इस प्रकार की ज्यामिति बनेगी। पर इस वाले केस में एग्जाम्पल होगा कोई एक समकोण जिसमें एक धातु आयन होगा जो अपने रिक्त कक्षक के साथ भाग लेगा, जबकि जो लिगेंड होगा वह इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करेगा, जबकि धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन हो जाएगा यहाँ तो। लेकिन हम ये कहना चाहें कि ज्यामिति दोनों ही केस में सेम रहती है, अष्टफलकीय आयन। ये हो गया समन्वय संख्या 6 की बात। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समन्वय संख्या 7 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की। और वापस से रिपीट कर रही हूँ, देखिए सिर्फ 4 और 5 के लिए दो प्रकार की ज्यामिति बनती है। 4 में भी दो तरह की बनी थी, 5 में भी दो तरह की बनी थी। बाकी 6, 7 जिसमें भी दो तरह के संख्या बन सकते हैं, ज्यामिति उनकी एक ही रहती है, ज्यामिति में कोई फर्क नहीं आता है। तो उस चीज को आपको याद रखना है कि इन दोनों के लिए ही दो प्रकार की ज्यामिति है और दो प्रकार के बंधकोण है। ज्यामिति अलग बनने का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो कक्षक होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, अगला नोट करें। sp3d3 या फिर हो सकता है d3sp3। कक्षक यहाँ पर कौन से आएंगे, dxy, dyz और dxz। ठीक है, और यहाँ पर s कक्षक है, p, px, py, pz भी मौजूद है। ज्योमेट्री यहाँ पर होती है पेंटागोनल, पिरामिडल। ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 72 एंड 90 डिग्री का। ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पंचभुज की आकृति बन जाती है। बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जगह कम है। और ऊपर नीचे भी यहाँ पर बॉन्ड दिखा दिए हैं। अच्छा, इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस यहाँ पर तो मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि सामने में आपको किस तरह से आप इसको एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होते हैं इसकी, एक तो एग्जांपल है IF7 और दूसरा है इसमें XEF6। देखो कंफर्म कर लेना, ये आपके एग्जांपल थे, मैंने आपको करवाया था सॉल्व करके, यही एग्जांपल इसमें आए थे। नोट कर लें इसे। यहाँ पर बस देखिए ज्यामिति तो एक ही है, बस अंतर क्या होता है कि अगर लोन पेयर की उपस्थिति बढ़ती जाती है तो ज्यामिति में विकृति आ जाती है। इसलिए हमने कहा था कि ये विकृत हो जाएगा, जो भी ज्यामिति होगी उसके आगे आपको विकृत लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट वाला जो केस है, इस वाले केस में एक वर्गपतिया पर एक पंचभुजीय आकृति हो गई और ये इस तरह से बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा सामान्य पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, जबकि XCF6 में एक लोन पेयर उपस्थित होगा, वहां पर विकृति आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो शंकरण टॉपिक था, हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस था, उसको एक
जगह कॉम्पैक्ट रूप से लिख दिया है। और इसको लिखवाने का मेरा जो बेसिक मोटिवेशन यही था, बेसिक रीजन यही था कि अगर आप शंकरन तुरंत से एग्जाम के टाइम में आपको क्विकली सारी चीजें देखनी है तो एक ही टेबल में आपको सब चीज मिल जाए और आपको अपने आप ही पता लग जाए कि इसकी आप डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, पूरा मैटर खोलने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप इस टेबल को एक बार देख लेना, अपने आप आपका स्ट्रक्चर बनेगा, एंगल्स भी आप बता देंगे, एग्जाम्पल में अपने आप कर देंगे। ठीक है, तो आज की